जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ACP 350 में। हम कर रहे हैं घटना चक्र सीरीज और इस सीरीज के तहत ये हमारा चल रहा है हिस्ट्री का घटना चक्र। इसकी अब तक हम 8 क्लासें कर चुके हैं। आज ये 9वीं क्लास करने हम जा रहे हैं और जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं कि ये एक बेहतरीन तरीका है कम समय में ज़्यादा अध्ययन करने का। तो आइए इस तरीके के द्वारा, या फिर अदा जिसको बोलते हैं, अदब उर्दू, उसमें अगर कहें तो इस तरीके के तहत हिस्ट्री की 9वीं क्लास शुरू करते हैं। इससे पिछली वाली क्लास में हमने नोट्स कर लिए थे और अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ये किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। यूपी लोअर सब प्री 2002 में पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। लैंग्वेज को थोड़ा सा बदला इन्होंने, लेकिन प्रश्न वही रहा। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो कौन सा है? मौर्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो वह है विशाखदत्त। कौन है? विशाखदत्त। बीपीएससी प्री 2003 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया था? किसको कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए उसने ये कथन बोला था। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? आई, किसने की बताओ? विलियम जोन्स। किसने? विलियम जोन्स। बीपीएससी प्री 2008। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किसने सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया? तो किसने किया? जस्टिन ने। किसने किया? जस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। किसके प्रधानमंत्री थे बताइए? कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? 1 मिनट का समय देंगे मुझे। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य का बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। यूपी पीसीएस प्री 2006 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चाणक्य का अन्य नाम था। तो थोड़ी सी लैंग्वेज बदली, बताना हमें वही है क्या? विष्णुगुप्त। आईएएस प्री 1993। क्वेश्चन नंबर 11, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? पर एक में से कोई नहीं, राजनीति पर है जहां तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। राधे राधे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक क्या है? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। मैंने कहा था ना पॉलिटिक्स पे है। यूपी पीसीएस मेंस 2012। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो वो था मित्र। कौन सा था? मित्र। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो वो डाला गया राजनीतिक नीतियों पर। ओके। बीपीएससी प्री 2001। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, कि निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के
प्रिंस से की जा सकती है? बताइए। यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा बी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यूपीपीसीएस प्री 1994। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो किसके में आया था भैया? बिंदुसार के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? बिंदुसार के। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है बुद्ध घोष की सम्मत पासादिका में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एमपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 18, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, लकड़ी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? लकड़ी का। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। पूछा है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 20 के बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र का। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो ये जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने, फर्स्ट टाइम, यूपीपीसीएस प्री 1991। क्वेश्चन नंबर 23, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है, कौन सा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ये चीज पता चलती है। बीपीएससी प्री 1994 में, उसके बाद यूपी पीसीएस प्री 1996 में। ओके। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। तो यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। ओके। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध का अफगानिस्तान का प्रशासक सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो इसको हराया था चंद्रगुप्त ने। किसने हराया था? चंद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो किस वर्ष में किया था? 305 ईसा पूर्व में। यूपी आरओ मेंस 2014। दिया गया मानचित्र संबंधित है, भारत से संबंधित है, श्रीलंका भी लटक रही है नीचे, और इनके अनुसार ये अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय से संबंधित है। आईएएस प्री 1998। क्वेश्चन नंबर 28। 28 है कि किसने सहिष्णुता, तू यहाँ क्या कर रहा है? किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो ये की थी अशोक ने। यूपीपीसीएस प्री 1993। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका नहीं था। क्वेश्चन नंबर 30 है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में। किसमें? द्वितीय मुख्य शिलालेख में। 31 है कि भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि भाग निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था अशोक ने। अशोक ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए बाद में।
क्वेश्चन नंबर 32। 32 है हमारा। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। आई। अच्छा। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। इसका प्रमाण है देव नाम प्रिय की उपाधि। देव नाम प्रिय की उपाधि। RAS RTS प्री 1999 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? एक तो मिलता है दीपवंश और दूसरा हो जाएगा महावंश। क्वेश्चन नंबर 34। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में। BPSC प्री 2001। आ जाइए। 35। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन कौन थे? अशोक बौद्ध था, नो डाउट, और दशरथ भी बौद्ध थे। तो 2 और 3 किधर गया? 2 और 4 ये रहा डी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। रज्जुक कौन होते थे बताओ? पढ़ा था ना नोट्स में हमने पिछली क्लास में। रज्जुक थे, कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी थे। मौर्य शासन में अधिकारी थे। UPPCS प्री 1996। क्वेश्चन नंबर 37। देखो ये भी हम पढ़ के आए हैं कि सार्थवाह किसे कहते थे? सार्थवाह कहते थे व्यापारियों के काफिले को, जब वो जाते थे इकट्ठा हो गए। UPPCS स्पेशल या सप्लीमेंट्री बोलते हैं, मेंस 2008 में पूछा गया। अच्छा, कितना मजा आता होगा ना ये व्यापारी काफिला एक साथ जाता होगा। इनकी मजबूरियां भी थी एक साथ चलने की। एक ये है कि रास्ता किसी एक को पता होता था, मतलब सबको नहीं पता होता था, और दूसरा ये कि उस समय चोरी चकारी बहुत होती थी, लूट बहुत होती थी, तो डर की वजह से भी इकट्ठे चलते थे। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो ये है अग्रहारिक। क्वेश्चन नंबर, अच्छा देखो ये दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, इसको देखिए युक्त। ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे, उनको क्या कहते थे? युक्त। और राजुक कहते थे। ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्राप्त कर दिए गए। और प्रादेशिक क्या होता था? ये मंडल का प्रधान अधिकारी था। ये वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। ये किया था अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सांची वाले को। सांची का स्तूप सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 2008 मेंस PCS। क्वेश्चन नंबर 41। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ये बनवाया था अशोक ने। UPPCS प्री 1991। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? रिपीटेड क्वेश्चन। अशोक ने बनवाया था। कितनी बार रिपीट हुआ है देखिए। 1991 में, 2006 में, फिर 1995 में, फिर 2012 में। तो भैया इंपॉर्टेंट है सांची का स्तूप। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, क्या था? काकड़ाम। काकड़ाम। MPPCS प्री 2020। आ जाइए बेईमान क्वेश्चन की तरफ। एक तरफ सूची 1 में स्थान है, दूसरी तरफ सूची 2 में स्मारक या भग्नावशेष है। भग्नावशेष। चलिए देखते हैं इसका सही मिलान दिया है क्या, दे रखा है। चलिए क्या है? कौशाम्बी। कौशाम्बी में है घोसीताराम मठ। कुशीनगर में है रानाभर स्तूप। और सारनाथ में है धमेक स्तूप। श्रावस्ती में है सहेत महेत।
चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। गया है, कपिलवस्तु है, फिर कुशीनगर है। तो आइए देखते हैं 45 का आंसर क्या है। लुम्बिनी है, सारनाथ है, श्रीवस्ती है। क्या है इनके? ए डी बताया है इन्होंने। 4, 2, 1, 5, 3 तथा 6, ये इनका क्रम रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, कौन सी है? इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं अंग्रेजी में शिलालेख को, ठीक है। तो प्राकृतिक भाषा में, प्राकृत भाषा में है प्राकृत, ठीक है। तो ये हैं भी बहुत। शिलालेख के बारे में दे रखा है, और थोड़ा देख लें। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हो गए हैं। ये स्थान हैं सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, जौगढ़, एरोगुड़ी तथा सोपारा। चलो छोड़ो कुछ खास। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? कौन सा है खरोष्ठी लिपि में? तो खरोष्ठी लिपि में है सहबाजगढ़ी वाला, सहबाजगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 48। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में थे। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? तो ये किया गया पत्थर की पट्टियों पर, पत्थर की पट्टियों पर। क्वेश्चन नंबर 50। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1993 में, फिर 2006 में और फिर 2010 में। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था फिर आ गया देख लो ये जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। 2014 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 52। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? भाई थोड़ा सा इन्होंने बदलाव किया है, क्वेश्चन रिपीट किया है। जेम्स प्रिंसेप ने 2008 में भी दो बार, दो परीक्षाओं में, 52 के बाद 53। क्वेश्चन नंबर 53। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रिपीटेड क्वेश्चन। जेम्स प्रिंसेप था, जेम्स प्रिंसेप। 2003 में भी। तो इसको तो मानिए भाई साहब IMP, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मानिए इसको तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। सम्राट अशोक के राजदेशों, राजा देशों का सबसे पहले विकूटन यानी कि डिसाइफर किसने किया था? तो ये किया था, कहा गया, जेम्स प्रिंसेप। अरे मतलब फिर से रिपीट हुआ है ये, तो ये तो आना ही आना है। लैंग्वेज बदल रही है थोड़ी थोड़ी, बस आंसर वही रहता है। 55। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक का शिलालेख थे। कहाँ थे? खरोष्ठी लिपि में थे, खरोष्ठी लिपि। क्वेश्चन नंबर 56। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला था या चला है, तो वो है अनुराधापुर, अनुराधापुर। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वो थी खरोष्ठी। क्वेश्चन नंबर 58।
निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? रिपीटेड क्वेश्चन खरोष्टी। 59 अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ वह है प्रियदर्शी। क्वेश्चन नंबर 60 है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन, लैंग्वेज चेंज है बस, प्रियदर्शी नाम से। 61 क्वेश्चन नंबर 61 अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवान देव नाम प्रिय के रूप में किया गया? तो अशोक का किया गया। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई है, लगभग क्वेश्चन रिपीटेड है। 62 क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो वो है कि ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। IAS प्री 1997। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लेखित है? तो कंगनहल्ली। क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है माशकी में। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? मास्की या लाघु शिलालेख में। रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? गुर्जरा में। 67 अशोक का रुम्मिनदेई स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। क्वेश्चन नंबर 68 गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। क्वेश्चन नंबर 69 केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भाब्रू स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 70 कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेखों के कारण। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। 71 है कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो ये मिली थी कालसी में। क्वेश्चन नंबर 72 है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख यानी कि रॉक एडिक्ट में है? तो ये है शिलालेख 10 और 3 13वें में। क्वेश्चन नंबर 73 कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्णापेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित यानी कि डेडिकेटेड कौन सा अभिलेख है? तो यह है भाब्रू लघु शिलालेख। ऑप्शन बी है, गड़बड़ हो गया भाई, सॉरी। शिलालेख 10+2 12 शिलालेख 12 बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह
अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है, अशोक ने कहा। और ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी संगठन है या कोई भी मजहब है, धर्म है या संस्था है जो कि दूसरों को बुरा बता रही है या बुराई कर रही है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है उसमें। क्वेश्चन नंबर 76। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख यानी कि रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है क्या? दो और ये क्या हो गया, 10+3 13, 2 and 13 शिलालेख। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो वो नहीं है सातवाहन, सातवाहन का। क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्या है? टालेमी फिलाडेल्फ्स जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? मिस्र का शासक था। क्वेश्चन नंबर 79। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? मिस्र का था। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? मौर्य के। क्वेश्चन नंबर 81। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? कोई नहीं इनमें से जो दे रखे। क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो यह है स्तंभ अभिलेख 5 पे, स्तंभ अभिलेख 5। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न के देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? यह है सोहगोरा ताम्रपत्र। ऑप्शन ए। क्या? सोहगोरा ताम्रपत्र। क्वेश्चन नंबर 84। कथन ए है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण आर है कि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय समुद्र मार्गों को नियंत्रण करता था। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा? 84 का। 84 का ए ही बता रहे हैं। तो ए में क्या है? ए में है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, जिसका कारण बता रहे हैं कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। क्या सही है इसमें? इसमें सी सही है, जिसमें लिखा है कि ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 86। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 87। मेगास्थनीज दूत था। अरे भैया सेल्यूकस निकेटर का था। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? सेल्यूकस के आया था किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 89। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। क्वेश्चन नंबर 90। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो इसने किया 7 में। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी?
किसमें है? मुद्रा राक्षस में है, अर्थशास्त्र में है, किसमें है? मैगस्थनीज की इंडिका में है। मैगस्थनीज की इंडिका में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। किसमें? मैगस्थनीज की इंडिका में। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मृत्यु दंड मिलता था, डायरेक्ट मृत्यु दंड मिलता था। क्वेश्चन नंबर 94, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इंडिका है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? कौन? मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका। क्वेश्चन नंबर 96, कहाँ गए? 96 पे थे ना? क्वेश्चन नंबर 96, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। इंडिका का मूल लेखक था, अरे यार मेगास्थनीज था। क्या घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, कभी पुस्तक पूछ रहे हैं, कभी पुस्तक का लेखक पूछ रहे हैं। 1998, इंडिका का लेखक कौन था? बड़ा रिपीट हो रहा है मेगास्थनीज की इंडिका। बड़ा रिपीट हो रही है मेगास्थनीज की इंडिका। इंडिका के लेखक देखो, फिर पूछ लिए मेगास्थनीज। तो इसको तो आईएमपी में डाल दो, बोले तो इम्पोर्टेंट की दृष्टि में। सेंचुरी लग गई है भाई। क्वेश्चन नंबर 100, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो वो है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। क्वेश्चन नंबर, देखो अब 100 तो मैं बोलूंगा नहीं, 101, 102 डायरेक्ट आ जाएंगे अब 1। क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में, या फिर आप बोल ही नहीं रहे, कथन सही है? कौन सा सही है? विकास किया था, ए सी डी। ए सी डी। संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदू तक साम्राज्य। भाग एवं बलि थे, तो ये थे राजस्व के स्रोत। राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीता अध्यक्ष द्वारा। पढ़े थे ना बहुत सारे अध्यक्ष और उनके मतलब। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता बोलते थे। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो वो था पोतवाध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 107, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे मार्ग निर्माण से संबंधित। एग्रोनोमोई। 8 पे चलते हैं अब। पंकोदक सन्निरोधे। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। किस बात का? सड़क पर कीचड़ फैलाने। सड़क पर कीचड़ फैलाने पर लिया जाता था ये। कितना खतरनाक है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। तक्षशिला। 10, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्याय अस्तित्व में थे? 2 और 4। 2 और 4, धर्मस्थैर्य और कंटक शोधन। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशों
इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? मगध का। किसका व्यवसाय था? मगध का। क्वेश्चन नंबर 112, गांवों के शासन को स्वाय स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था सूत्रपात कहा किसने किया? तो द्रविड़ों ने किया। कितना खतरनाक नाम है ना, स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से गांव के शासन को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई? तो ये दी गई अर्थशास्त्र में, 1996 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 मानिए, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित प्रोहिबिट्स है? तो ये है मनुस्मृति में। क्वेश्चन नंबर 15 मानिए, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था? व्रत क्षत्रियों का। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए? फाहियान चीनी यात्री, इतसिंह चीनी, मेगास्थनीज और ह्वेनसांग। बी यानी कि 3-1-2। पहले आया मेगास्थनीज, फिर आया फाहियान, फिर आया ह्वेनसांग और बाद में आया इतसिंह। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना होगा और क्या है? सही मिलान ये दे रखा है, इसको पढ़िए आगे बढ़िए। चंद्रगुप्त, सेंड्रोकोटस, बिंदुसार, अमित घात, अशोक, प्रियदर्शी और चाणक्य विष्णुगुप्त, यानी ये उपाधि इन राजाओं की किसको क्या बुलाते थे? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 90, प्रथम दे रखे हैं, विचार करना है और डायरेक्ट देख लेते हैं, तीनों सही। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया था। और आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था, यानी लड़के ही मरे। 120, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो ये दिया था 2 और 3 ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने और अशोक ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जुआगढ़ अभिलेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो यह है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 124, बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? तो ये नहीं है कि ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं, ये बात सही नहीं है, डी। क्वेश्चन नंबर 25, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी कि यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है परखम से, परखम से प्राप्त हुई है। 126, निम्नलिखित में से कौन सही युग्म सही सुमेलित है? तो 1, 2 और 4 सुमेलित हैं सही, 1, 2 और 4 सही है, गलत है तीसरा। लोथल, एस्निएंट, डॉकयार्ड, सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध और जी नालंदा गेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ग्रेट सी।
चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त हो रही है हमारी। फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। चैनल पर अगर नए हैं, पहले मैं गला साफ कर लूँ, अभी बोलो ढंग से फिर। ओके। तो कहना ये था कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। आपके सपोर्ट की हमें नीड है। और क्लास कैसी चल रही है, कैसी लग रही है, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में छोड़ना ना भूलें। हम आपके फीडबैक का इंतजार कर रहे हैं। फिर मुलाकात होगी इसी तरह की एक धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।